अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कोरोना वायरस ने उत्तर प्रदेश के सामाजिक परिवेश और सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है। जब सरकारें आत्ममुग्धता में लीन हो, उस वक्त गांव, गरीब, मजलूम, पीड़ितों का दर्द को सुनना समझना ये हमारा और आपका सबका नैतिक कर्तव्य है। ये जानना चाहिए कि हमारे पास पड़ोस की क्या तकलीफ है और लोग इस विपत्ति के बाद कितनी भयानक तकलीफ में गुजर रहे हैं। मैं नियमित आपको इसलिए बताता हूं ताकि आप अपने प्रदेश के, अपने पड़ोस के, अपने जानने वालों के, अपने राज्य के नागरिकों की पीड़ा के साथ खुद को जोड़ सकें। यह एहसास कर सकें कि जो तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, दरअसल तस्वीर वैसी नहीं है, तस्वीर बहुत भयानक है। तस्वीर के ऊपर प्रचार का मुलम्मा चढ़ाकर दरअसल वास्तविक तस्वीर को छिपाने की कोशिश ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि जो लोग इस वक्त गांव, गरीब, मोहल्ले में पड़े हुए हैं वो बेबस हैं, लाचार हैं। तब जब कोरोना की भयानक महामारी आई तो ये बिना इलाज के मारे गए, ये बिना ऑक्सीजन के मारे गए, ये एम्बुलेंस के इंतजार में मारे गए, ये दवा और इंजेक्शन के अभाव में मारे गए लोग हैं। अब जब ये तबाही गांव से भी गुजर चुकी है, शहर होते हुए, शहरों को शमशान बनाने के बाद जब गांव को इसने नरक बना दिया, तो अब जब स्थिति बाढ़ जाने के बाद जब आप किसी जगह का मुआयना करने जाते हैं तो उसकी विभीषिका का एहसास आपको तब होता है कि तबाही का स्तर कितना भीषण और व्यापक है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक कोई भी ऐसा सर्वे या ऑडिट स्टार्ट नहीं किया है जिसके जरिए यह पता कर सकें हम उत्तर प्रदेश के भीतर कि कोरोना की यह त्रासदी कितनी भयानक, कितनी भीषण, कितनी बड़ी और कितनी बड़ी आबादी को प्रभावित करके गया है। लोगों के समक्ष दुखों का, तकलीफों का अंबार लगा हुआ है। उनकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है। ऐसी ऐसी कारुणिक कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं कि हम आप दिन भर उस गम में डूबे रह जाएंगे। उनकी मदद नहीं हो पा रही है। मैं फिर कहता हूं, कोरोना विज्ञान से हारेगा, विज्ञापन से नहीं हारेगा। कोरोना को डॉक्टर और एक्सपर्ट्स हराएंगे, विशेषज्ञ हराएंगे, आपके बयान नहीं हरा सकते हैं। किसी भूखे पेट को आपके बयान से उसकी भूख नहीं खत्म होगी। उसकी भूख खत्म होगी उसको मिले हुए राशन से, उसको मिल रही सुविधाओं से। मैं आपको एक नहीं दो ऐसी कारुणिक घटनाएं आज बताऊंगा जो आपका कलेजा छलनी हो जाएगा। ये 3 मासूम बच्चे जो आप देख रहे हैं, ये बेहद गरीब परिवार के, ये 3 छोटे छोटे अबोध बच्चे जो रोते रहते हैं हर वक्त। इनके पिता टैक्सी चलाते थे झांसी में। टैक्सी चलाकर अपने छोटे से परिवार का लालन पालन करते थे। उनकी एक बूढ़ी मां, पत्नी और ये 3 बच्चे और पिता। कोरोना की इस त्रासदी में शेखर की मृत्यु हो गई। शेखर मतलब इन बच्चों के पिता। बहुत ही गरीब परिवार है। रोज टैक्सी चलाते थे, कुछ कमा के लाते थे और इन बच्चों को खिलाते थे, अपने माँ बाप की सेवा करते थे। शेखर की मृत्यु हो गई। शेखर की पत्नी सीमा को भी कोरोना था। बिना इलाज के सीमा मर गई, तड़प तड़प कर मर गई। माँ बाप का साया इनके सर से उठ गया। कुछ दिनों के बाद शेखर के पिता की भी मृत्यु हो गई। इस घर से 1, 2 नहीं 3 अर्थियां उठी। आज ये बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब कोई शेखर बचा नहीं। इनका कोई पिता नहीं है जो शाम को इनके लिए टॉफ़ी या चॉकलेट लेकर आता। कोई माता भी ऐसी नहीं बची जो इनको प्यार से रात में अपने पास चिपका के सुला लेती या इनको खाना बनाकर खिलाती। ये बच्चे पूरी तरह से अनाथ, तबाह और बर्बाद हो गए। छोटा बेटा जिसको आप देख रहे हैं, ये दिन भर अपने घर के भीतर अपनी माँ को ढूंढता रहता है। हमारे रिपोर्टर जब आप पहुंचे तो उनसे भी कह रहा था कि मेरी माँ अंदर होंगी। उसको एहसास ही नहीं कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई। नहीं है दुनिया में। वो घर के भीतर अपनी माँ को ढूंढता रहता है और जब वो नहीं मिलती तो खूब फूट फूट कर रोता है। फिर अपनी दादी से लिपट कर रोता है और पूछता है मेरी माँ कहाँ है। और त्रासदी देखिए कि बूढ़ी दादी बेचारी दूसरों के घर पे झाड़ू पोछा बर्तन करती है और किस मुसीबत से 3 बच्चों को पाल रही है।
क्या इनकी तकलीफ को आप समझ सकते हैं? क्या सरकार के चमकते हुए विज्ञापन इन बच्चों की भूख को शांत कर सकते हैं? क्या सरकार के चमकते हुए बयान इन बच्चों को दिलासा दे सकते हैं कि कोई है जिसे इनकी फिक्र है, इन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या इन बच्चों की तकलीफ का कोई अंत है? वो आज भी अपने घर के भीतर अपनी मां को ढूंढता है और फिर रोता है। एक बूढ़ी दादी बेचारी ना हो तो इनका जीवन कैसे चलेगा? वो भी झाड़ू पोछा कितने दिन करेगी ये महिला? सरकार कहती है कि हम बच्चों तक पहुंच रहे हैं, अनाथ बच्चों तक जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये तस्वीर देखकर भी तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम इतने पत्थर दिल हो गए हो कि तुम्हें ये दिखता नहीं है इन बच्चों की तकलीफ, इनकी पीड़ा का तुम्हें एहसास नहीं है? या अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हमारे नेता इतने जालिम हो गए हैं कि वो लाशों के ढेर पर खड़े होकर बयान देते हैं कि ऑल इज वेल? अगर ऑल इज वेल तो ये परिवार क्या मंगल ग्रह का है? क्या ये परिवार किसी दूसरे देश का है? क्या ये पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं? ये हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, झांसी के बच्चे हैं। खाने पीने का तो संकट है ही, आगे की शिक्षा कैसे होगी कुछ नहीं पता। सरकारी योजनाएं झूठी और बकवास हैं, वो सिर्फ फाइलों में है। अगर फाइलों में नहीं होती तो आज इन बच्चों के चेहरे पर कुछ चमक होती, कुछ उम्मीद की रोशनी होती। इनके बुझे हुए चेहरे, गम में डूबी हुई आंखें और खाली पेट। हमारे संवाददाता इतने द्रवित हुए, पास की दुकान से कुछ सामान खरीद कर इस घर को देकर आए। ये आपका उत्तर प्रदेश है, ये हालत हो गई है उत्तर प्रदेश के लोगों की। मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं जब मैं लोगों की तकलीफों को बांटता हूं। सरकार कहती है कि मैं लोगों को डराता हूं। मैं डराता हूं या मैं हकीकत को दिखाता हूं? निर्णय आपको करना है बहनों भाई। क्या ये रोते बिलखते लोग, ये अनाथ बच्चे, क्या इनको हम मरने के लिए छोड़ दें? क्या इनकी तकलीफों को ना दिखाएं और ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का नियंत्रण बहुत अच्छे से कर लिया गया? अगर अच्छे से कर लिया गया तो आज इनकी हालत क्यों है? क्यों ये बर्बाद हो गए और इनको कोई पूछता क्यों नहीं? इनका कसूर क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में पैदा होना इनका कसूर है? शायद इनकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है। इनकी तकलीफ को कौन बांटेगा? क्या नेता बांटेंगे? नहीं बांटेंगे। यहां का विधायक इनके मोहल्ले में झांकने भी नहीं गया। झांसी का सांसद इनका वोट लेने के बाद इनके मोहल्ले में दिखाई नहीं पड़ा। सरकार का कोई अफसर इनके यहां गया नहीं। दादी सुबह जाती है दूसरों के घर झाड़ू पोछा बर्तन करके, थोड़े पैसे के थोड़ा किसी के घर से खाना लेकर आती है। दूसरों के घर का जूठा खाना ही बच्चे खाते हैं। और सरकार चाहती है कि यह बताया जाए कि सब बेहतर है। मेरा मन बहुत ही उदास है, दुखी भी है, और उसके बहुत बड़े कारण आप लोग स्वयं हैं। आप में से बहुत कम लोग इस त्रासदी पर बोलना चाहते हैं, लोगों की तकलीफ नहीं बांटना चाहते हैं। इतने बुरे हालात के बाद भी आप अभी भी बटे हुए हैं। आप अपने ही लोगों के गम में शरीक नहीं होना चाहते। ईश्वर न करे कि ये आपके घरों पे इस प्रकार की तस्वीर हो, आपके बच्चे अनाथ होकर दर दर की भीख मांगें और आपके बूढ़े माँ बाप दूसरों के घर पे चौका पोछा झाड़ू और बर्तन साफ करें। कल्पना करो कि आपको तो अच्छा जीवन मिला, लेकिन इन बच्चों का क्या कसूर है? क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन तीनों बच्चों की हिफाजत करे, इनकी शिक्षा देखे, इनका लालन पालन करे? सरकारें किस लिए होती हैं? जन कल्याण के लिए। भारत के लोकतांत्रिक संविधान में यह अवधारणा है, सरकारें जन कल्याण के लिए होती हैं। पब्लिक वेलफेयर स्टेट हैं हम, और उस पब्लिक वेलफेयर स्टेट में अरबपति करोड़पति नेता और अधिकारी जनता की लाशों के ढेर पर खड़े होकर अट्टाहास कर रहे हैं, और ये गरीब परिवार एक एक दाने के लिए मोहताज है। ये मेरे लिए भी शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए भी शर्म की बात है, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी शर्म की बात है, और उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के लिए शर्म की बात है कि ये बच्चे भूखे हैं।
इन बच्चों की तरफ किसी ने मुड़ के नहीं देखा। ये कोई केस स्टडी नहीं है, ये जीवंत प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की तबाही और बर्बादी कितनी भयानक है। इसकी पीड़ा का एहसास वही कर सकता है जो इससे गुजर रहा है, जो इसको महसूस कर रहा है और जिसमें मानवता और इंसानियत बाकी है। जिनकी इंसानियत मर गई है, जिनकी मानवता मर गई है, जिनका कलेजा पत्थर का हो गया और जो सत्ता के भूखे लोग हैं, उनको ये जनता कभी नहीं दिखेगी। उनके लिए जनता एक वोट है। एक वोट देने के बाद आपके कोई महत्व 5 साल नहीं रहता है। ये वही लोग हैं। और सिर्फ एक दल नहीं, अधिकांश राजनीतिक दल इसी प्रकार का आचरण रखते हैं जब वो सत्ता में होते हैं। ये हकीकत है हमारे राज्य की, और ये तस्वीर बताती है कि स्थितियां कितनी विकराल हैं। हम फिर भी नहीं संभलना चाहते। गांव के लोगों की जब ये मैं तकलीफें दिखाता हूं और बताता हूं, हमारे संवाददाता अब तक 2200 से ज्यादा गांवों का दौरा कर चुके हैं। हम चीख चीख के पिछले 2 महीने से आपको बता रहे हैं कि गांव में बर्बादी है। जाओ जरा देखो तो इनकी तकलीफों को। पर आप में से भी अधिकांश लोग जो रिसोर्सफुल हैं, जो साधन संपन्न हैं, इनकी मदद नहीं करना चाहते। वो अभी भी बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, इसमें बटी हुई कौम है। तो आप एक बटी हुई कौम है, इसलिए आज आपकी ये हालत है। आज शेखर के बच्चों की ये हालत है, कल को तुम्हारे बच्चों की भी यही हालत होगी। आज ये भीख मांग रहे हैं और इनकी बूढ़ी दादी झाड़ू पोछा कर रही है, कल को तुम्हारे बच्चे भीख मांगेंगे और तुम्हारी दादियां भी दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करेंगी। ये तकलीफ किसी एक की नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, गांव का ऑडिट करा लीजिए, सर्वे करा लीजिए, ब्लॉक ब्लॉक, तहसील तहसील, आपको ऐसी कारुणिक कहानियां मिलेंगी कि आपका कलेजा चाक हो जाएगा। तकलीफ से भर उठेंगे आप। ये महा आपदा है। और सरकारों का जो रुख है वो निहायत नकारात्मक, अफसोसनाक और निर्लज्जता से भरा हुआ है। जहां वो झूठे दावे और प्रचार और विज्ञापनों के सहारे सिर्फ अपनी राजनीतिक साख को बचाना चाहते हैं। वास्तविकता का सामना हमारी सरकारें नहीं करना चाहती। वास्तविकता बड़ी कठोर है, बड़ा कुरूप और विद्रूप चेहरा है, जो ये दिखाता है कि हम कितने पत्थर दिल हो गए। हम मतलब समाज और हम मतलब सरकार, जो किसी के दुख में शामिल नहीं होना चाहते हैं, हर किसी को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं। हर कोई राजनीतिक दलों में बटा हुआ वोटर हो गया है। नागरिकता का बोध आप में समाप्त हो गया है। वरना आप इन बच्चों को देखकर जो नहीं, जिसकी आंख से भी आंसू नहीं निकला, वो इंसान कहलाने योग्य नहीं रह गया है। वो एक महज वोटर में तब्दील हो गया है। ये तकलीफ मन को व्यथित करती है। कुछ बयान सुनिए आप। पापा के बुखार उखार आवत रहा है ना, और डॉक्टर बोले मतलब टाइफाइड का बुखार है। से पापा की टेंशन की वजह से उनको खत्म हुई। अब घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, इसके बारे में अब सोचना है, अब देखना हम ही को है। अब जैसे मतलब भगवान चाहिए वैसे होगा। हमारे पापा पहले टैक्सी चलाते थे, इसीलिए उन्हें कोरोना हो गया था। कोरोना की बीमारी में वो खत्म हो गए थे। फिर माँ भी खत्म हो गई? हाँ, फिर माँ भी खत्म हो गई थी। हमारी माँ के पेट में पथरी थी, इसलिए वो खत्म हो गई थी। वैसे कर पा रहे हैं क्या? कोई इसका भी एक बेटा हो और उसकी माँ काम करने बच्चे के खातर जाने पड़ता है। बेटा जिन्हें भूखे थोड़ी रखे हैं। मेरे पास थोड़ी कचू है घर में, बच्चे को लगाए बैठी, कुछ नहीं है। हाथ मजदूरी वाले हैं बेटा हम लोग। तो पोछा करे आती, जूठन बर्तन ले आती, अपने बच्चों को खिलाती। कहा है मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे फादर की डेथ हो जाती है 24 अप्रैल को, और उसके बाद 14 मई को मेरे पास मैसेज आता है पापा के नंबर पे कि आपकी वैक्सीन हो गई है। शाम को 5:04 पे सेकंड डोज लग गई है। बूढ़ी माँ का, दादी का आपने बयान सुना होगा। दूसरों के घर से जूठा खाना लाती, तब वो बच्चों को खिलाती है बेचारी। उसमें कितना सामर्थ्य है 80 साल की इस बुजुर्ग महिला पे, और कितने दिन ये बच्चों को पाल पाएगी। पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि हम इस परिवार तक पहुँचे हैं। हम इनकी मदद जारी रखेंगे। जितना भी हमारा व्यक्तिगत या चैनल का सामर्थ्य है, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। सरकारों ने मुंह मोड़ लिया, समाज ने निर्लज्जता की चादर ओढ़ ली, उद्योगपति अपने घर में छिपे हुए हैं,
विधायक और सांसद बेशर्म होकर अपनी अपनी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनको बड़े ओहदे चाहिए, लेकिन हम अपने कर्तव्यों का निभाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इस परिवार की सहायता कर सकें और करते रहेंगे। अशोक पांडे मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी से, डॉक्टर अनूप अग्रवाल जी मुझे शामिल हो चुके हैं इस डिबेट में, डॉक्टर दीपाली भारद्वाज, सुशील दुबे, राजपाल कश्यप और वीरेंद्र सिंह जी भी इस डिबेट में। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद। अशोक पांडे जी, ये झांसी का जो शेखर जी का परिवार है, इनकी तकलीफ़ों के बारे में अभी हमने आपको बताया। हो सकता है कि आप भी बहुत पत्थर दिल हो गए हों पॉलिटिक्स में आके, लेकिन इंसानियत का तकाजा ये है कि इस परिवार की मदद होनी चाहिए, इस परिवार की सहायता होनी चाहिए। और सिर्फ इस परिवार ही नहीं, सरकार को तत्काल से पहले ऑडिट कराना चाहिए, सर्वे कराना चाहिए कि कितनी बड़ी तादाद में बच्चे अनाथ हुए हैं। निश्चित तौर पे विजय भाई, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के प्रकरण को आपने उठाया है। ये सही है कि एक शेखर का परिवार ही नहीं, हर जिले में अनेक शेखर हुए हैं, माताओं की कोखें उजड़ी हैं, बहनों का सिंदूर जुड़ा है। निश्चित तौर पे हम लोग मर्माहत हैं। हम लोगों ने भी इस कोरोना संक्रमण में, इस महामारी में बड़े अपने लोगों को खोया है, प्रतिदिन खोया है। ये दुखद है। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तय किया था कि जिन परिवारों में बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। ये आपने पढ़ा भी होगा, ये हमारा सर्कुलर भी है। और निश्चित तौर पे इस तरह के लोगों की ऐसे सर्कुलर का मैं क्या करूं और आपके ऐसे बयानों का, आपके मुख्यमंत्री के मैं क्या करूं कि ये बच्चे दूसरों के घर का जूठा खाना खाने को मजबूर हैं। बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार का ये निर्णय तो है, जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी व्यवस्था सरकार करेगी। कब करेंगे? निश्चित तौर पे इसकी जानकारी ली जा रही है, करेगी। ओके, ये तस्वीर देखने के बाद भी आपको ये महसूस नहीं होता कि आपकी सरकार बुरी तरह से नाकाम रही है कोरोना के नियंत्रण और उसके बाद की परिस्थितियों को हैंडल करने में? इन बच्चों को सहायता भेजने में आपको क्या कठिनाई है? इस पे कौन पत्थर पानी है, कौन सा रोड़ा अटका हुआ है? अगर इस परिवार को सहायता और मदद मिल जाए तो कोई रोड़ा नहीं है विजय भाई। और आपको बता दें, निश्चित तौर पे कोरोना महामारी में लोगों ने अपनों को खोया है, अनेकों ने अपने सपनों को खोया है, और हम लोग इनके साथ हैं। और जिस परिवार की बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा पांडे जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप इनके साथ नहीं हैं, सरकार इनके साथ नहीं खड़ी है। आपने इस तथ्य को उजागर किया है, देखिएगा। निश्चित तौर पे शेखर के बच्चों की व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। मैं जानना चाहता हूं कि जो काम ब्रजेश मिश्रा, वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार के पत्रकार कर रहे हैं, गांव से खबरें निकालकर लोगों के दुख तकलीफ दे रहे हैं, आपके पास उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हैं आप, फिर भी आपको लोगों की तकलीफ नहीं। हम तो सिर्फ 150-200 लोग हैं, आप तो करोड़ों लोगों की पार्टी हैं। ना विजय भाई, इसकी इन सारी तथ्यों को जुटाने का आदेश योगी जी ने दिया है। ये तो जग जाहिर है कि हमारा फैसला है कि जो बच्चे अनाथ हुए उनकी व्यवस्था करेंगे। इसमें थोड़ा समय लगता है, निश्चित तौर पे हम व्यवस्था करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार आज हम लोग कोरोना से बचाव के लिए तीसरी लहर न आवे, इसके लिए आपने देखा सबसे नंबर 1 पर वैक्सीनेशन में हम लोग हैं। निश्चित तौर पे झूठ बोल रहे हैं आप पांडे जी, मुझे क्षमा के साथ आपका मैं सम्मान करता हूं। उत्तर प्रदेश भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक प्रतिशत में सबसे नीचे है, लोएस्ट है। लेकिन इस समय तो वैक्सीनेशन में उसकी गति 10% भी नहीं है आपका वैक्सीनेशन। जी ऑलराइट, राजपाल कश्यप जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। राजपाल जी, लोगों की तकलीफों को देख करना प्रतिदिन मन दहलता है। इन बच्चों की पीड़ा का कोई अंत है? कोई भी इंसान होगा जिसके अंदर मानवता होगी ना, उसका कलेजा छल नहीं हो जाएगा इन बच्चों की तकलीफ देख के। आपने सुना वो बूढ़ी दादी क्या कह रही थी, दूसरों के घर झाड़ू पोछा बर्तन करती है, जूठा खाना लाती तब इन बच्चों को खिलाती है। ये इस सभ्य समाज में हो रहा है। ब्रजेश जी, बिल्कुल आपने सच्चाई दिखाई है। और ऐसी कई परिवार हैं जिनका पूरा परिवार उजड़ गया है। कुछ जगह तो बच्चे ही बचे हैं, किसी का कमाने वाला चला गया कोरोना में, तो उनके परिवारों पे क्या गुजर रही है। ये बड़ी दयनीय स्थिति है पूरे प्रदेश की।
लेकिन सरकार कह रही है कि सरकार ने फैसला ले लिया। फैसले तो आपने बहुत लिए, लेकिन उन फैसलों का हुआ क्या? फैसले तो आप जब लोगों लाशें बिछी थी पूरे शमशान घाटों से लेकर गंगा के किनारे से लेकर मोहल्लों में, तब भी आप फैसले ले रहे थे, नंबर जारी कर रहे थे, सारी चीज़ें कर रहे थे, लेकिन किसी एक नंबर पे भी कोई काम हो पा रहा था? कोई एक आदमी को भी एडमिट करा पा रहा था? जब विधायक, एमपी, एमएलए, आपकी सत्ता में बैठे लोग नहीं एडमिट हो पा रहे थे तो जनता का क्या? हाँ, फैसले ले रहे थे, निर्णय हो रहे थे, डिसीजन हो रहे थे। और आपको मैं साधुवाद दूंगा ब्रजेश जी, और ये सरकार इतनी बड़ी ताकत है, आप टीवी पे दिखा रहे थे, उतनी देर में तो मदद उस तक पहुंच जानी चाहिए। सरकार के हजारों, आपका टीवी चैनल पहुंच गया उन गरीब परिवारों तक। इनका कोई सरकारी ये करोड़ों रुपए और लाखों कर्मचारी सरकारी है और ये कह रहे हम बांट रहे। अरे कम से कम जो टीवी पे घटना आ गई उसको तक कोई मदद पहुंचा नहीं रही, तो आम आदमी को कैसे मदद पहुंच रही होगी जिसकी सच्चाई आप दिखा रहे? और पर ये तो बयानों में और विज्ञापनों में बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में एकदम इन्होंने चमन कर दिया है। अरे विज्ञापनों में तो इनके हॉस्पिटल भी माननीय योगी जी के थे और कितने मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन एक मेडिकल कॉलेज में हमें दिखाएं फोटो हो जिस मेडिकल कॉलेज का इन्होंने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो। और विज्ञापन में तो इन्होंने कितना पैसा खर्च कर दिया। केवल जितना विज्ञापन में पैसा खर्च किया है, इतना पैसा अगर गरीबों में बट गया होता और ये हॉस्पिटलों में ठीक से लग गया होता, इंप्लीमेंटेशन हो गया होता, ऑक्सीजन मिल गई होती, तो पता नहीं कितने लोगों की जानें बच जाती। लेकिन कोई सच्चाई दिखा दे तो उसका चैनल बंद हो जाएगा, उसको धमकी आ जाएगी, उसके ऊपर एफआईआर लिख जाएगी। और आप तो बहादुरी का काम कर रहे हो, कम से कम सच्चाई दिखा रहे हो, आप सच्चाई के साथ में खड़े हो, इसीलिए जनता दुआएं दे रही है आपको। और ये सरकार तो केवल सरकारी आंकड़े। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई, इससे बेइज्जती के सुप्रीम कोर्ट तक में नंबर फर्जी दे दिए जाके। और शिक्षक मर गए, उनके आंकड़े देने थे। शिक्षक तो प्रोमिनेंट फिगर है जो नौकरी करता है, उसके आंकड़े कह दिया 3 शिक्षक मरे, हजारों शिक्षक मरे। थैंक यू राजपाल जी, शुक्रिया आपका। सुशील दुबे जी को मैं इन्वाइट करता हूं। सुशील दुबे जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। सुशील जी, जब कोई बाढ़ या तबाही आती है तो तबाही के वक्त का मंजर और उसके बाद की तस्वीर बहुत ही भयानक, कारुणिक होती है। मैं झांसी की घटना हो या लखनऊ की जबरौली गांव की घटना हो या इनसे प्रभावित परिवार, इनकी पीड़ा बड़ी विकराल है। मैं उम्मीद कर रहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई डेथ ऑडिट कराएगी, कोई सर्वे कराएगी, पर अफसोस की बात है कि अब तक नहीं किया जा सका। तो जो काम पत्रकार लोग गाँव से पहुँच खबरें निकाल के दिखा पा रहे हैं, आखिर उन तक भी मदद न पहुँचना, ये किस प्रकार की संवेदनहीनता का प्रतीक है? आदरणीय ब्रजेश जी, अभी आपने एक बात कही कि लोग कहते हैं आप डराते हैं। तो ये बताइए, जब टीम 11 बाबाजी से नहीं डरती, बाबाजी दिल्ली से नहीं डरते और त्राही त्राही मची हुई है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में इंसानियत के लिए कोई तो ऐसा कलम का योगी है जो डरा रहा है, जिससे लोग डर रहे हैं। तो हमें तो साधुवाद है, आप ऐसे ही डराते रहिए और लोग आपसे ऐसे ही डरते रहें। और अभी आपने एक बात कही ब्रजेश जी आदरणीय, कि विज्ञापन से और बयान से नहीं जाएगा। क्या बात कही आपने, केवल विज्ञान से जाएगा, केवल दृढ़ संकल्प से जाएगा। ये लोग राजनीतिक रूप से अनाथ बीजेपी वाले और बीजेपी के सिस्टम अनाथों की बात कर रहे हैं। पहले ये अभी 3 दिन जो यहाँ पर अनाथगिरी चली है, दिल्ली वाले लोग रहे हैं, तो ये राजनीतिक अनाथ लोग कैसे तय कर लेंगे? कौन तय करेगा? बीएल संतोषी तय करेंगे, राधे मोहन जी तय करेंगे, योगी जी तय करेंगे, टीम 11 तय करेगी, 2 डिप्टी सीएम तय करेंगे। कौन तय करेगा कि कौन सिस्टम ऑडिट होगा, कहाँ से चीज़ें आएंगी, कहाँ से आंकड़े निकलेंगे? ब्रजेश जी, क्यों नहीं अभी आदरणीय बीएल संतोषी जी ने क्लीन चिट जी है बाबा जी को, योगी जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, क्या वो बता सकते हैं कि देश में लगभग 98,000 गाँव हैं? 98,000 गाँव में से ब्लॉक प्रमुख भी हैं, बीडीसी भी हैं, सचिव भी हैं, नीचे के स्तर से पॉलिटिकल लोग भी हैं। वो लोग क्यों नहीं आंकड़े दे रहे? कितने लोग मरे, कितने लोग बर्बाद हुए? और ब्रजेश जी, आप जो कह रहे हो ना, बर्बादी की चीज़ें आप दिखाते, अब तो तबाही हो गई। अगर आपके ये रिपोर्टर, जांबाज वीर रिपोर्टर ना हो, आपकी ये मार्मिक लेखनी ना हो, आपका ये जिंदाबाद भारत समाचार चैनल ना हो, तो यहाँ तो सब स्याह है। लोग दिल्ली देख रहे हैं, इस समय पर दिल्ली के लोग आके ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। इस समय पर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए गांव की गलुओं का, मौत का। बिल्कुल ठीक बात, बहुत बड़ी बात कही आप। मौत का
लाशों का देखिए ब्रिजेश जी, किस कदर ये लोग वो लोग हैं, मैं क्या शब्द का इस्तेमाल करूं, इतने प्रतिष्ठित चैनल पर रामदेव को आगे ला दिया। लाशों की गिनती हो रही थी, लाशों पर बात हो रही थी, दर्दनाक बातें हो रही थी, मार्मिक बातें हो रही थी, और ला के रामदेव का लफड़ा खड़ा कर दिया, एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेद, लाशें खत्म। तो आपका मानना क्या है कि सरकार इन गरीबों के बारे में कुछ सोचती नहीं है, या सोचती है और उन योजनाओं को पहुंचा नहीं पाती है? आदरणीय समस्या कहाँ है? आदरणीय ब्रजेश जी, सचिव वैद गुरु तीनों ही प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीनों ही बेगी होए विनाश। इस समय बाबा जी के सचिव, गुरु और वैद तीनों ढंग से नाड़ी नहीं पकड़ रहे हैं, तीनों ढंग से शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तीनों ढंग से वही वाली राजा बोला रात से वाली बात चल रही। इसलिए आप कैसे मान सकते हैं जो सरकार आज की तारीख में, ब्रजेश जी आज कोई कह सकते हैं, मेरे प्रिय भाई अशोक पांडे जी बता सकते हैं कि आज की तारीख को सरकार स्थिर है कि अस्थिर है? कोरोना तो स्थिर है, तीसरी लहर आने की संभावना भी है। और ब्रजेश जी एक चीज और महत्वपूर्ण बता दें आपको, आपके आदरणीय, आपके विश्वसनीय चैनल से, आपको मालूम है कि यह तबाही कैसे आई? पिछली बार याद करिए, एंटीजन टेस्ट वाले शिविर बने थे नहीं बने थे, जब सड़क पे लोग खून की लाल कर रहे थे? आपकी बने नहीं बने? क्यों नहीं सीखा पिछली बार से? और सुनिए ब्रजेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात, बीजेपी के इतने विधायक, इतने कार्यकर्ता क्यों खत्म हुए, क्यों ऊपर गए? उसका कारण था दांत चिहार के सब चले गए कलकत्ता कि वहां सरकार बन रही है, सब वहां पर राष्ट्रपति बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, एमएलए एमपी बन जाएंगे, कलकत्ता से वही नॉमिनेट हो जाएंगे वहीं से। बिना जांच के चले गए, बिना जांच के चले आए, और साथ में जो सामान लाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश तबाह हो गया। और दूसरा ब्रजेश जी सबसे खास कारण था, बहुत गंभीर बात है जी ब्रजेश जी, और दूसरा कारण सुनिए, जितना चुनाव में, पंचायत चुनाव में, गांव के चुनाव में, जितना देश भर से आया है वोटर वोट डालने, किसी के पैसे से आया हो, किसी हिसाब से आया हो, कहीं एंटीजन शिविर बने, कहीं जांच इनकी हुई? कोई नहीं। ये बंबई से आए, सामान लेके साथ में वोट डाला, रहे, घूमे फिरे, गले मिले, हाथ मिलाया, नाचे कूदे, लौट गए। तो ये जब ये सरकार इतनी मामूली बात पर, इतनी प्राथमिक बात पर अगर सरकार गौर नहीं कर रही, तो अभी कब थैंक यू दुबे जी। मैं नेक्स्ट राउंड में आपके पास बाकी डिटेल्स के साथ तीसरा आएगा? डॉक्टर अनूप अग्रवाल और डॉक्टर दीपाली भारद्वाज मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अग्रवाल, बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया। WHO की जो नई स्टडी आई है उसमें जो भारत में वेरिएंट मिला था उसका नाम रखा गया है डेल्टा वेरिएंट, और प्रारंभिक स्टडी ये बताती है कि इस वायरस का प्रसार पहली लहर के वायरस के प्रसार के मुकाबले 40 से 50% ज़्यादा तेज, ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा घातक था, जिसके कारण ये तबाही आई। क्या ये सिर्फ प्रारंभिक स्टडी है, या अभी ये स्टडी और व्यापक और बड़ी होगी तब हमें अंदाज़ा लगेगा कि तबाही का स्तर कितना बड़ा और तेज था? ब्रिजेश जी, ये जो WHO की स्टडी आई है, यहाँ पर इंडिया में 2 वेरिएंट पाए गए हैं, एक का नाम अल्फा, एक का नाम कप्पा रखा गया है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि यही दोनों वेरिएंट हिंदुस्तान में अभी सेकेंड लहर जो आई है, सेकेंड वेव आई है, उसके अंदर जिस तरह से तबाही मची है, जितनी डेथ है, उसका कॉज है। और इसकी इन्फेक्टिविटी 40 गुना पहली लहर के वेरिएंट के वायरस से ज्यादा है। निश्चित तौर पे ये चीज एस्टैब्लिश्ड है कि ये इतना ज्यादा इन्फेक्टिव है। और आपको मैं बता दूं कि यूके में पिछले हफ्ते होम डिपार्टमेंट ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने डाटा दी है कि इवन यूके में भी वो अंदाज लगा रहे हैं कि शायद यूके में भी इसी वेरिएंट ने वहां पर सर पसारा हुआ है, और वहां पर पिछले हफ्ते लगभग 20,000 केस पाए गए हैं, जिसमें 70% केस इसी वेरिएंट के, और वहां भी ये डर है कि क्या यूके भी तीसरी लहर की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली इसकी और आगे वृहद स्टडी और व्यापक स्टडी की जरूरत है, जिसके अंदर ये कि इसकी इन्फेक्टिविटी को रोका कैसे जा सकता है, इसके होने वाली डेथ को रोका कैसे जा सकता है, इस पर बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। ये तो एस्टैब्लिश्ड है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है और इसकी डेथ बहुत ज्यादा है। अगर ये तीसरी लहर में तब्दील होता है और ये फिर म्यूटेंट होता है और फिर नया वेरिएंट क्रिएट करता है, तो क्या वो इससे भी ज्यादा घातक हो सकता है? ब्रिजेश जी, आज की तारीख में किसी भी साइंटिस्ट के लिए ये कह पाना मुश्किल है
कि जो भी वेरिएंट बनेगा म्यूटेट होके वो किस तरह से होगा, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो म्यूटेट करता है, यानी कि एक अपने तरीके से करता है, उसका कोई फिक्स्ड तरीका नहीं है कि वो अपना रंग और रूप कैसे बदलेगा। तो जिस हिसाब से वो अपना रूप और रंग बदलेगा उस हिसाब से उसका घातक होना, उस हिसाब से उसका फैटेलिटी कॉज करना, उस हिसाब से ही उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ेगी। तो पहले से ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि तीसरी वेव भी सेकेंड वेव की तरह घातक हो सकती है। तो हमें निश्चित तौर पे तैयारी अपनी उसी लेवल की रखनी होगी, नहीं तो जिस तरह से हमने सेकेंड वेव में अपने बहुत सारे लोगों को खोया और इतने लोग इन्फेक्ट हुए हैं, अगर हम तीसरी वेव में ये मानते हैं कि जो म्यूटेंट आएगा वो कम खतरनाक होगा, तो शायद हम बहुत गलती करेंगे। तो हमें तैयारी ये मान के चलनी है कि तीसरा जो इसका नया म्यूटेंट वेरिएंट आएगा वो शायद इतना ही घातक हो सकता है। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर हम ये मान के तैयारी करेंगे तो शायद हम अपने बहुत से तैयारियां अच्छे से कर पाएंगे और बहुत से लोगों को बचा पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर अग्रवाल। डॉक्टर दीपाली भरद्वाज मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर दीपाली, WHO की रिपोर्ट बताती है कि कप्पा और डेल्टा यही दो कोरोना के वेरिएंट हैं जिनकी वजह से भारत में 1 महीने के भीतर या कह लें 45 दिनों के भीतर लगभग 1,30,000 लोग, आधिकारिक तौर पर ये सरकारी आंकड़ा है, मैं कह नहीं सकता कि ये आंकड़े का स्वरूप और कितना बड़ा होगा जब डेथ ऑडिट किया जाएगा, ये बहुत ही खतरनाक है। तो क्या हमें इस स्टडी को और बढ़ाना चाहिए ताकि हमें एक अंदाज़ा लग सके कि अगर तीसरी लहर आएगी तो उसका प्रसार क्षमता कितनी बड़ी होगी, ताकि हम एडवांस में अपने लोगों को अलर्ट कर सकें? ब्रिजेश जी, आज ही मैंने कहीं पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के लिए कल से सीरो सर्वे शुरू होगा और सीरो सर्वे रिपोर्ट सबसे जरूरी होता है किसी भी एपिडेमियोलॉजिस्ट के लिए। अगर आप मुझसे पूछें कि तीसरी वेव कब आएगी, तो मेरे हिसाब से जिस स्टडीज को मैं देख रही हूँ उस हिसाब से जी मैडम का वीडियो लिंक शायद टूट गया है, हम कोशिश करेंगे कि उन तक दोबारा पहुँचें। वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही थी, इसी बीच तकनीकी व्यवधान के चलते उनका वीडियो लिंक हमसे टूट गया है। हम कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा से जोड़ पाएँ। अशोक पांडे जी, कब दूसरी लहर में तो आप बुरी तरह नाकाम रहे, लाशें बिछ गई उत्तर प्रदेश में। अब जब WHO की भी स्टडी सामने आ गई है और यही दो वायरस हैं जो भारत में पाए गए थे जिनकी वजह से इतने भयानक त्रासदी आई, अब तीसरी लहर की तो तैयारी कर लो, कुछ लोग तो बचा लो। ब्रजेश भाई बता दें कि तीसरी लहर न आवे, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगभग प्रदेश के सभी जिलों में गए, गांव में गए, गांव के प्रधान को, एएनएम को, संबंधित लोगों को, समितियों से उन्होंने कहा कि सभी लोगों का जांच कराइए, लोगों को वैक्सीनेशन कराइए, जिसने आप वोट दिया है उसकी भी मदद, जिसने वोट नहीं दिया उसकी भी मदद। एक अफवाह, एक हल्ला है कि बच्चे उससे प्रभावित होंगे, उस दिशा में भी कारगर कदम उत्तर प्रदेश सरकार उठा रही है। पांडे जी, मैं चुनौती के साथ, दावे के साथ और प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तीसरी लहर की अब तक, इस वक्त जब मैं और आप डिबेट कर रहे हैं, तब तक किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की है, सिर्फ बयान जारी किए। जोगी जी, और मैं फिर कह रहा हूं, बयान से नहीं रुकेगा कोरोना, विज्ञान से रुकेगा कोरोना। बयान से नहीं रुकेगा कोरोना, विज्ञापन से नहीं रुकेगा कोरोना। विज्ञान, डॉक्टर, महामारी एक्सपर्ट रोकेंगे। आप लोग समझना क्यों नहीं चाह रहे हैं भाई? उत्तर प्रदेश के लोगों को मौत की भट्टी में क्यों झोंक रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं। आपको बता दें, आपने प्रदेश का लगभग हर जिले में हमारे जोगी जी गए और उन्होंने गांव में भी दौरा किया और लोगों को सजेशन दिया, डॉक्टर की टीम लेके, कि जो तीसरी लहर आनी है उससे बचाव के लिए हर संभव प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार। पांडे जी एक बात बताओ, मुख्यमंत्री के गांव में चले जाने से कोरोना रुक जाएगा? आप मतलब कैसी आप कैसी बातें करते हो? नहीं विजय भाई, उन्होंने बैठकें की, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि यहाँ वैक्सीनेशन। क्या कोरोना पुलिस से डरता है? कोरोना NSG कमांडो से डरता है? कोरोना हेलीकॉप्टर देख के डर जाएगा? कोरोना चीफ मिनिस्टर को देख के डर जाएगा? वो किसी से नहीं डरता कोरोना। लेकिन कोरोना उसको डॉक्टर, वैज्ञानिक, एक्सपर्ट रोक सकते हैं, दरोगा जी नहीं रोक सकते हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं रोक सकते हैं। मैं कब से समझा रहा हूं इस बात को, आप लोग को समझ भी नहीं आ रही।
विजय भाई, डॉक्टरों की भी बैठक योगी जी कर रहे हैं, वो चिकित्सकों के साथ बैठक, ग्राम प्रधान के साथ बैठक, एएनएम के साथ बैठक, कि ताकि गांव में लोग कोरोना से बचे रहें। तो क्या आप ये आश्वस्त करने की स्थिति में हैं कि तीसरी लहर आएगी तो उस प्रकार की तबाही नहीं होगी कि ऑक्सीजन के लिए लोग सड़कों पर तड़प तड़प कर मरेंगे? देखिए, इसके लिए हर संभव प्रयास सरकार कर रही है और निश्चित तौर पे आज उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी अब नहीं है, और अब तो मान लिए कोरोना संक्रमण की स्थिति भी नहीं है, लेकिन तीसरी लहर दीपाली जी हमें कनेक्ट हो चुकी हैं। ओके पांडे जी, शुक्रिया आपका। दीपाली जी प्लीज कंटिन्यू, आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही थी। देखिए ब्रिजेश जी, किसी भी डॉक्टर साइंटिस्ट को कमेंट करने के लिए कि थर्ड वेव कितनी घातक होगी, क्या बच्चों को इफेक्ट करेगी, उसके लिए सीरो सर्वे रिपोर्ट चाहिए होती है। और आज की डेट में सीरो सर्वे रिपोर्ट करना बहुत मामूली काम है। सिर्फ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें, क्योंकि टेस्टिंग के लिए भी आधार कार्ड चाहिए, एडमिशन के लिए भी चाहिए, हर चीज के लिए आधार कार्ड के नंबर की जरूरत होती है। तो ये बहुत कम ही दिनों के अंदर आधार कार्ड के द्वारा किया जा सकता है। आज मगर मैंने पढ़ा कि इस महीने के एंड में, जून के एंड में हमें सीरो सर्वे रिपोर्ट्स मिलेंगी। जो पिछली सीरो सर्वे रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से, और मैं एज अ डॉक्टर, काट दिया इन्होंने ऑडियो। नहीं आ रहा है, आप बोलें। नहीं आपकी आवाज आ रही, प्लीज कंटिन्यू। ओके ऑलराइट, वीरेन जी आ गए हमारे साथ डिबेट में। हम कोशिश करेंगे कि वापस डॉक्टर दीपाली तक पहुंचें, आज कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। वीरेन जी, झांसी के जो दृश्य आज आपने दिखाए, आपके संवाददाता वहां पे पहुंचे, स्थितियां तो गांव में बड़ी ही खराब और लोग काफ़ी परेशान हैं। सरकार की मदद उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? बयान और विज्ञापनों में तो बताया जा रहा है कि ऑल इज वेल, पर गांव तक लोग पहुंच क्यों नहीं रहे हैं? ओके वीरेन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं वीरेन जी कि क्या कारण है कि अभी तक गांव तक सरकार की योजनाएं पहुंची नहीं? झांसी की ये दृश्य बहुत विचलित करते हैं कि सरकारी योजनाओं का फायदा इन अनाथ बच्चों तक अभी तक नहीं पहुंचा। देखिए, बात बहुत मार्मिक उठी है आज, और सरकार कहती है कि हम सब तक पहुंच रहे हैं, प्रदेश के जिले जिले में। संगठन कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े संगठन है और हमारा हर गांव में 10 आदमी 20 आदमी, एक बूथ 10 यूथ। आज लेकिन अनाथ बच्चों को भोजन तक की व्यवस्था कराने वाले न यूथ है, न पूंजीपति लोग हैं, न पैसा जिन लोगों के पास है वो कभी आगे आ रहे हैं। जिनके घर में अनाज का एक दाना नहीं है, उनके लिए क्या अभियान नहीं चलाया जाना चाहिए कि उनके घर में नमक, आटा, चावल, गेहूं, राशन 1-2 महीने का पहले तत्कालिक तौर पे कुछ इंतजाम कराया जाए। समाज के बहुत बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ लोग हैं, अफसर हैं, काली कमाई के सौदागर हैं, कब इनका दिल पसीजेगा? इनको आपने जो संकल्प लिया है इसका एक अभियान चलना चाहिए, और ऐसे परिवारों को चिन्हित करके जिले में, ब्लॉक में, विधानसभाओं में लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये मानवता का सवाल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक पांडे जी बैठे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी कुछ सीमा तक ही अपनी बात कह सकते हैं। उनके हाथ में भी अधिकार नहीं है, क्योंकि इस सरकार में सारे अधिकार अफसरों के पास हैं। वो खुद जानते हैं इस बात को कि कितने लोगों की वो मदद कर पाए इस लहर में, दूसरी में और तीसरी में क्या होगा। और अगर बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा काम कर रही है, तो एक हमारे टीवी चैनल पर इसी पर आते थे, मनोज मिश्रा प्रवक्ता थे, आपको याद होगा, उनकी मौत हुई, उनके यहाँ कितने लोग गए? अब तक दोबारा कोई गया झांकने? कोई मदद हुई? किस स्थिति में उनका परिवार है? तो ये अपनों का ही देख लें। अच्छा भाई, हम आप तो जो होगा था संभव करेंगे ही, लेकिन अब कहते हैं कि जो अनाथ की सेवा करे वो ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है जी। अनाथ बच्चों का जब कोई सहारा नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की जब हम लोग बाइट दिखाते हैं
तो वो खुद ही नहीं जानते कि वो क्या बोल रहे हैं और इसका दूरगामी परिणाम क्या है, उनका जीवन आने वाले समय में कैसा होगा। उन्हें क्या पता कि हाथों की लकीर क्या होती है, किस्मत क्या है, उनके जीवन में अब आगे कैसे उजाला रहेगा या अंधेरा रहेगा, ये तो बोल देते टीवी चैनल देख के। वो हम आप उस मासूमियत को देखें, उसके पीछे एक शख्स जो अनाथ हो और अपने जीवन में अगर सफल हो जाए तो वो क्या सोचता होगा। वो कहता होगा कि ए खुदा, ये मेरी सारी दौलत ले दे, मुझे फकीर बना दे, बस मेरी हथेली पर माँ की लकीर बना दे। जिसके जीवन में जिसने देखा ही नहीं अपने माँ बाप को, तो उसके लिए तो यही सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत सारे बच्चों को आप सुनते होंगे कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप से झगड़ते हैं कि तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। लेकिन जो कहते हैं कि तुमने हमारी जिंदगी में कुछ नहीं किया, जरा एक बार अनाथ आश्रम जाकर देख लें, एक बार रोड के किनारे सोकर देख लें, उन्हें पता चल जाएगा कि जिंदगी में माँ बाप का महत्व क्या होता है। अब सरकारें भाई उनको अपनी बात कहनी है, जब उनके पास लेखपाल है, पटवारी है, सेक्रेटरी है, गांव में कौन कितना मरा है और गांव में कौन गरीब है, किसके पास भोजन नहीं है, सरकार चाहे तो उपलब्ध करा सकती है। भाई ये राशन 5-5 किलो दे रहे हैं तो किसी को कुंटल 2 कुंटल भी दे सकते हैं कि उनका परिवार 2-4 महीना साल भर खा सके, जिसके यहाँ कोई चाहिए नहीं है। इसमें कौन सा रोक है। और समाज के लोगों को भी आगे आना होगा, उनसे आह्वान किया जाए। बहुत सारे लोग हेल्पलाइन नंबर के थ्रू भी, व्हाट्सएप के थ्रू भी मदद पहुंचाने को आतुर रहते हैं, उनको जानकारी मिले। देखिए, जब जिसके माँ बाप नहीं रहते हैं तब उसको एहसास होता है। तो आज साहित्य में एक लाइन कहूँगा कि लोग अपने जीवन में जो बच्चे बड़े होते हैं, कमाते खाते, क्या क्या मांगते हैं, और एक अनाथ बच्चा क्या मांगता है। कि जन्नत मांगी खुदा से सबने, हमने मांगे माँ बाप हैं, और हमारे पास घर भी नहीं है, महलों के सबके ख्वाब हैं। न लोरी सुनाने वाली माँ, न चॉकलेट दिलाने वाले पापा हैं, और बचपन से न देखा माँ बाप को, न पहचाना अपने आप को। माँ बाप की दूरियां तकलीफ देती हैं, बच्चों से खुशियां छीन लेती हैं। घूमते हैं पागल बनकर सड़कों पर, सोचते हैं माँ बाप होते तो बिठा लेते पलकों पर ये तो सपना सा रह जाता है जब अनाथ होने का सच सामने आता है। जन्नत मांगी थी खुदा से सबने, हमने तो बस माँ बाप मांगे हैं। बहुत बड़ी बात आपने संक्षेप में वीरेंद्र जी कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपके संवाददाता इन बच्चों का ख्याल ज़रूर रखेंगे और यथासंभव जितना हो सकेगा इनकी मदद ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। राजपाल कश्यप जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कारण है कि सरकार की योजनाएं गांव गरीब, मजरा और पुरवा तक, इन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। क्या सिर्फ बयान दे देने से लोगों के पेट में राशन पहुंच जाएगा? देखिए ब्रजेश जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं, ऐसा नहीं। सरकार होती है, धमक से चलती है सरकार। अब जब सरकार नीचे लेखपाल को ही पता है कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, डीएम को पता है कि मुख्यमंत्री जी कोरी घोषणा कर रहे हैं, तो तब फिर कैसे होगा? अगर सरकार अगर इनकी घोषणाओं से चल रही होती तो अब तक आपके चैनल पे जब तक डिबेट चल रही तब तक लेखपाल मदद लेके पहुंच गया होता, तब सरकार का इकबाल। हाँ, इन्होंने किया क्या? आज तक तो आंकड़े छुपाने में। अच्छा, आप पिछला लॉकडाउन याद करो, जो रास्ते में चलते हुए श्रमिक मर गए थे, एक भी परिवार की मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उनकी 1-1 लाख रुपए से मदद 70 लोगों की करने का काम किया। कितने पत्रकार जो लड़ाई लड़ते हुए, सच्चाई को दिखाते हुए शहीद हो गए, उनकी एक भी मदद नहीं की, तब भी माननीय अखिलेश यादव जी ने हाथ बढ़ाए। और इस झांसी के परिवार की भी मदद
आपने दिखाया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार बयान भी जारी किए, परिपत्र भी जिलों को गया है और लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता मदद कर रहे हैं। इस जरूरतमंद तक भी समाजवादी पार्टी मदद पहुंचाएगी। तो आपकी पार्टी के तो बहुत बड़े बड़े नेता हैं, ताकतवर लोग हैं, अच्छे खासे संपन्न हैं, उनको क्यों नहीं भेजते इन लोगों की, गांव गरीब की लोगों की मदद? निश्चित तौर पे ब्रजेश जी भेजिए, शेखर के परिवार की मदद तो हो। जी निश्चित तौर पे ब्रजेश जी, आपको विश्वास दिलाता हूं, समाजवादी पार्टी हर उस गरीब तक पहुंचेगी जहां जहां पता लग जाता है और भी मदद कर रही है। अच्छा, अशोक पांडे को कुछ ऑब्जेक्शन है? हाँ पांडे जी बताइए। अखिलेश जी ट्वीट करेंगे, जनता के साथ चीट करेंगे, बताएंगे कि मोदी की वैक्सीन मत लगवाओ और अपने खुद लगवा लेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि आज जो पत्रकार मरे हैं अपने कर्तव्य की बलिवेदी पर, सरकार उनके साथ खड़ी है, उनको मुआवजा देने जा रही है। जो बच्चे अनाथ हुए बयानों में खड़ी है या वास्तविकता में खड़ी है? वास्तविकता में खड़ी है। हम ये नहीं कहते कि जनता प्रेस नोट में खड़ी है या फिजिकली खड़ी है? एकदम निश्चित तौर पे सरकार को भाषणबाजी में खड़े हैं। ये तो खाली भाषण वाले लोग हैं। थैंक यू, आप लोग मत लड़ें, कृपया कृपया कृपया। सरकार है। थैंक यू, शुक्रिया। कितने लोगों की उत्तर प्रदेश ओके, डॉक्टर दीपाली का टर्न रह गया था बात करने का, शुक्रिया। कैसे 22 में कृपया आप दोनों शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। डॉक्टर दीपाली का वक्त है, वो बोलेंगी, फिर मैं डिबेट। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। मत फाइट करिए, मैं कहता हूं कि आप दोनों लड़िए मत, मेरी अनुरोध स्वीकार करके बच्चों को मदद पहुंचा दीजिए, मत लड़िए। तौर पे पहुंचेगी। थैंक यू, शुक्रिया आपका। पांडे जी ने अभी कोई वायदा नहीं किया, इसलिए इनकी बात में क्या मानूं? पहुंचेगी, निश्चित पहुंचेगी। ओके, डॉक्टर दीपाली आप बता रही थी कि जब तक सीरो सर्वे या ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कोई भी ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि तीसरी लहर कैसी आएगी। लेकिन क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि हमारे नागरिक और सरकारें किस प्रकार की तैयारी करें ताकि हम आने वाली लहर का कुछ तो मुकाबला कर पाएं, दूसरी लहर की तरह निढाल, बेबस और पस्त न पड़ जाएं? जी देखिए, सबसे पहले आज एक बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने जो डिसीजन लिया है, वहां पे पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चों के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि 6 महीने से 9 साल के बच्चों को जिन्हें पहले नहीं लगी, उनको मॉनसून के आते ही पहली फ्लू वैक्सीन की डोज लगेगी और दूसरी बारी भी लगेगी, और 9 साल के बाद के बच्चों को एक बारी लगेगी सालाना। तो यही चीज हमें उत्तर प्रदेश में भी जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, मेरा जो मानना है, ये ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा घातक बच्चों के लिए होगी, मगर ये वहां ज्यादा घातक होगी जहां सीरो सर्वे कम आ रहे हैं, जहां आंकड़े कम दिखाई दे रहे हैं। और ब्रजेश जी, आपके चैनल का इतना अच्छा काम है और ये सीरो सर्वे से हमें पता चल चुका है कि गांव गलियार में सबसे कम एंटीबॉडीज हैं, तो वहां पे सबसे घातक चांसेस हैं थर्ड वेव आने की। और वो फिर शहर में घूमती है, मगर दिल्ली और काफी सारे 21 शहर हैं जहां पे सीरो सर्वे ठीक ठाक आया है पिछला तीसरा, जिसकी वजह से थर्ड वेव या तो दूसरी वेव जितनी होगी मगर और घातक नहीं होगी। हमें तुरंत तैयारियां चाहिए। आप ये कहना चाहती हैं कि वैक्सीनेशन प्रोसेस को फुल फ्लेज हमें करना चाहिए, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, इसकी मुहिम तो भारत समाचार कब से चला रही है। हमें लगातार 2400 घंटे वैक्सीन की जरूरत है और यूपी सरकार को कहीं से भी वैक्सीन मिले उन्हें मंगा के हम सबके लिए देनी चाहिए। यूपी में वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। और दूसरी चीज, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मैसेज घर घर पहुंचना चाहिए। जैसे हम देखते हैं इलेक्शंस के टाइम पे हमें चीजें मैसेजेस मिलते हैं हर गांव घर में, तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का मतलब और उसका फायदा गांव हर एक इंसान तक जाना चाहिए। आयुष के डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर, सबका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। सुशील दुबे जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्या कारण है कि सरकार के ऊपर ये आरोप लगता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार, कि अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमने कोरोना को हरा दिया है। क्या वाकई में इन्होंने कोरोना को हरा दिया है? आदरणीय ब्रजेश जी, अपने आप से हारे हुए लोग कोरोना को क्या हराएंगे? ये टैंगो, बीटा, चार्ली, डेटा, आंकड़ा, इससे कोरोना नहीं हारेगा। आज भी गांव कहते हैं दद्दा हम ना लग बे वैक्सीन, कोनो मोदी कहे कोनो योगी कहे, हमको सुई से डर लगा था। मेंटली साउंड करना पड़ेगा इस भाषा में लोगों को गांव में। ये आदरणीय डॉक्टर जो यहाँ बैठे हैं इनके बस का बात है। अच्छा आप बताइए ब्रजेश जी, हमारे प्रिय अशोक पांडे जी बैठे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर आयुर्वेदिक है कि एलोपैथिक है?
ये जो बीच में गोल गोल पेट घुमा के दे करके चलता रहे अच्छी बात है, लेकिन बीच में हाँ गोल गोल पेट कितने लोग 0 पॉइंट लोग नहीं गोल गोल पेट घुमा पाएंगे। एक ने सीख लिया, उसी से बिजनेस चल गया, कमा खा लिया, चलो अच्छी बात है उनकी मुकद्दर। लेकिन जो ये आदरणीय जो डॉक्टर लोग बैठे हैं केवल ये बचा पाएंगे इस तीसरी लहर से कोरोना में। और ब्रजेश जी एक चीज बताइए, कोरोनिल नहीं बचा पाएंगे। अरे काहे कोरोनिल और काहे कोरोनीला, ब्रजेश जी अब आप बचा पाओगे, आप दर्द दिखाओगे और डॉक्टर लोग उस दर्द की इलाज करेंगे। मैंने कहा ना कि रामदेव जी से उनसे पूछ लीजिए, मैं क्या उनको कहूँ कि ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीन, किसी ने रामदेव को ये नहीं बताया कि 594 डॉक्टर शहीद हो गए। स्टिचिल थोक जो होता है ये आयुर्वेदिक है कि एलोपैथिक है, ये हमको रामदेव जी बता दें। दूसरी बात ब्रजेश जी, कैसे कोरोना की तीसरी लहर बचेगी? मैंने सुना है, देखा तो नहीं है। आज ही लखनऊ की 2 सर्वोच्च हस्तियों ने, डीएम साहब ने और सिटी मजिस्ट्रेट जी ने प्राइम टाइम में दंगल किया है इमामबाड़े में वैक्सीन को लेके। जब इतनी बड़ी हस्तियां वैक्सीन को लेके दंगल करेंगी तो क्या मैसेज जाएगा, कौन बचा लेगा? बाबा योगी जी पूज्य कैसे बचा लेंगे? दूसरी बात ब्रजेश जी, मेरा निश्चित मत है, जैसे अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि गांव बूथ यूथ है, तो बूथ यूथ से वो लोग डिटेल लें और डिटेल लेने के बाद गांव की भाषा में इन आदरणीय डॉक्टरों को ले जाएं। और ब्रजेश जी एक चीज बताइए, पूरे प्रदेश का व्यापारी त्राही कर रहा है, काहे उसको बेचारे को मरवा, वो भी तो एक जिम्मेदार होता है। व्यापारी भी मरे हैं और उनको व्यापारियों को बीमा का फायदा भी नहीं। व्यापारी बेचारे दुकान खोलने के लिए सर के बल बैठे हुए हैं, वो रोज सोच रहे कि अब होगा, तो उनकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए व्यापारियों की, कस्बे देहात गांव शहर में, कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, आपकी दुकान खोलिए, लेकिन इस तरीके से आपको गरीब की जैसे वीरेंद्र जी। पर एक बात बताओ, आपने रामदेव का जिक्र किया, अच्छा क्या है, मेरे पास एक सवाल भी है आपके लिए। जी बताइए। पर रामदेव को ये क्यों नहीं दिखता कि यही वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई, अपनी जान की शहादत देकर लोगों की जान बचाई। आईएमए ने डेटा जारी किया, 594 हमारे डॉक्टर शहीद हो गए, अनगिनत पैरामेडिकल और हेल्थ वर्कर शहीद हो गए। ये अपमान क्यों किया जा रहा है हमारे डॉक्टर्स का? मैं बता रहा हूं, देश के डॉक्टर जिंदाबाद। आदरणीय आपके चैनल से बोल रहा हूं, मेडूल नहीं, स्लीपर मेडूल होते हैं, आईटी सेल होता है ना, जो छुपे हुए लोग होते हैं। रामदेव जी वो छुपे हुए शस्त्र हैं जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया, इनके आईटी सेल ने, जो आप लाशों को दिखा के देश में जो हाहाकार मचाए थे उसको उन्होंने दबा दिया। और आप, मैं फिर कह रहा हूं, ये अगर रामदेव जी बता दें देश में कितने 100-125 अरब की आबादी में कितने लोग गोल गोल पेट घुमा सकते हैं, ना को ये वाला तो सब कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर्स लोग शपथ लिए होते हैं सबके इलाज करने की, वरना मैं डॉक्टरों से अनुरोध करता कि रामदेव का इलाज कभी न करें। ब्रजेश जी मैं बताऊं ब्रजेश जी, मैंने एक जमाने में इनको, अब मैं क्या कहूं, मेरे रामदेव जी के लिए ये पर्सनल कमेंट करने का ये फोरम नहीं, वो नहीं, मैं पर्सनल करने नहीं जा रहा हूं, मैं खाली करने जा रहा हूं कि उन्होंने बेवजह का विवाद, देखिए बोलने में बाचाल तो वो है ही है, व्यापारी तो वही है, बेवजह हमारे इन डॉक्टरों के ऊपर अपमान कर रहे हैं, ये बुरी बात है। क्यों? आप धंधा कर रहे हैं, करिए, वो ठीक बात है, लेकिन आप किसी का अपमान सब धंधा कर रहे, वो भी कर। डॉक्टर अनूप अग्रवाल, मैंने देखा कि आप पहले भी काफी कंसर्न थे और आईएमए से भी संबंधित हैं। आईएमए के कठोर रुख की मैं सराहना भी करता हूं कि रामदेव के प्रकरण पे आप लोगों ने कठोरता का रुख अपनाया। पर अफसोस की बात है कि रामदेव पर एफआईआर तो छोड़िए, एक नोटिस तक उस व्यक्ति को जारी नहीं हुई जो डॉक्टरों की शहादत का अपमान कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है और चुनौती दे रहा है और लोगों के बीच एक भ्रम के वातावरण का निर्माण कर रहा है। ब्रजेश जी, आपने जिस टॉपिक को उठाया है, बहुत ही अफसोस की बात है कि रामदेव जैसे व्यक्ति आयुर्वेद को अपनी संपदा की तरह मानते हैं। ये लड़ाई एलोपैथिक और आयुर्वेद की नहीं है, ये लड़ाई सिंपली रामदेव जी के द्वारा जारी किए गए बयान एलोपैथी और डॉक्टर्स के बारे में है। और मैं फिर से क्लियर कर दूं कि कोई भी अगर ये क्लेम करता है कि 90% मरीजों को एलोपैथी या आयुर्वेदी या कोरोनिल या किसी ने ठीक किया, कोरोना के 90% से ज्यादा मरीज स्वयं घर पर आइसोलेट होकर ठीक हो जाते हैं। किसी इलाज की नहीं, विल पावर की, एक्सरसाइज की जरूरत है उनको, सिंपल विटामिन की, अच्छे खाने की, अच्छे एयर की जरूरत है। अब बात जरूरत है जो 4 से 5% आईसीयू और उस पर पहुंचते हैं। मुझे देश का कोई ऐसा आईसीयू बता दीजिए या अस्पताल बता दीजिए जो कि आयुर्वेदिक अस्पताल हो, जहां पर बाबा रामदेव ने या उनकी टीम ने आईसीयू के अंदर इन मरीजों को बचाने में किसी भी तरह का सहयोग किया हो। इस बात को तो छोड़ दीजिए कि उन्होंने इलाज किया हो,
किसी भी तरह का सहयोग किया पर हो। ये व्यक्ति लगातार उन्होंने- जनता के बीच अब वो मेडिकल इस मिस कदर इन्फॉर्मेशन, मैं इस टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहा हूं, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और जिसके कारण तमाम लोगों की जान को खतरा भी हो सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन। उन्होंने ये भी कहा कि डबल वैक्सीन लगने के बावजूद इतने डॉक्टर की डेथ हो गई, तो वैक्सीन का क्या फायदा। एक तरफ अगर कोई ऑक्सीजन की कमी कहता है तो आप पैंडेमिक एक्ट में कार्रवाई करने की करते हैं, कोई दूसरा वैक्सीनेशन के बारे में बोलता है तो पैंडेमिक के अंदर कार्रवाई करेंगे आप। आखिर रामदेव जी पर क्यों नहीं। दूसरा आप देखिए कि वो अपने बिजनेस को राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, जो भी रंग देना चाहते हैं सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो एक विवाद जहां पर रामदेव जी ने, एक एलोपैथिक चिकित्सक जिन्होंने इतने लोगों ने जान गंवाई, जहां पर देश वैक्सीन के लिए इस समय परेशान हो रहा है, जहां पर सबको पता है कि वैक्सीनेशन ही एक इलाज है, उसके खिलाफ बोला और उसके खिलाफ बोलकर ऊपर से सीनाजोरी करके उस विवाद को वो आयुर्वेद, हमारी परंपरा, हमारे राष्ट्रवाद, हमारे धर्म से जोड़ना चाहते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता और ये बहुत ही गलत है। और मैं पूरी तरह से इस बात की निंदा करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को सरकार से अपील करता हूं कि रोकना चाहिए कि इस तरह के अपशब्द, इस तरह की भाषा, इस तरह के अफवाह फैलाना, वैक्सीन के खिलाफ बोलना, डॉक्टर्स के खिलाफ बोलना बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। बहनों भाइयों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।